हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्पित खरे एक्सपी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री का जो आपका पेपर होने वाला है 4 मार्च 2023 को जो आपका पेपर होने वाला है केमिस्ट्री का, उसके लिए अपन अंतिम रूप से तैयारी करने वाले हैं। इसमें आपको संपूर्ण प्रकार के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत अधिक संभावित प्रश्न हैं। तो यहाँ पर सभी संभावित न्यूमेरिकल्स को लिया गया है, एक दो डेरिवेशंस को भी मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि डेरिवेशंस भी आ जाते हैं। तो चलिए इन्हें स्टार्ट करते हैं। ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें सभी प्रकार के न्यूमेरिकल्स और कुछ जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप डेरिवेशन है उनको इंक्लूड किया गया है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो देखते हैं आप पहले जो आपके सामने पहले ही आपका क्वेश्चन उपलब्ध है। जब किसी घनीय चालक के कोने पर उपस्थित परमाणु एक दूसरे के संपर्क में हो तो घनीय संरचना की संकुलन क्षमता ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है घनीय संकुल की संकुलन क्षमता, घनीय संरचना की संकुलन क्षमता। क्लियर इतना? हाँ, तो ये आपका एक डेरिवेशन टाइप का है और ये आपका बहुत बार आया हुआ है पेपर में, तो इसे भी हमने क्या है ले लिया है। डेरिवेशन और न्यूमेरिकल जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के हैं वो हमने इसमें क्या कर लिए हैं, ले लिए हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है कि जब एक घनीय जालक के कोनों पर उपस्थित परमाणु एक दूसरे के संपर्क में हो तो हमें क्या करना है, घनीय संरचना की संकुलन क्षमता क्या करनी है, बतानी है। तो सबसे पहले क्या है कि एक अपना ऐसे घन था, देखना अच्छे से, घन तो सब बना लेते हैं ना। तो ये है आपका घन। वो कह रहा है कि जो आपके घनी के जो आपके जालक के कोने पर उपस्थित है परमाणु, कोने पर उपस्थित परमाणु मतलब एक परमाणु आपका यहाँ होगा, एक परमाणु आपका यहाँ होगा। कुछ आपका इस तरह से सीन चल रहा है, ऐसे खटाक, एक परमाणु ऐसे है, दूसरा परमाणु आपका ऐसे है। ठीक, चलो मैं ऐसे डार्क से बना दे रहा हूं, ऐसे। ठीक है ना? तो ये आपका कुछ इस तरह से कहानी है और मैं आपको पूरे बनाए दे रहा हूं ऐसे। सभी परमाणु कहाँ है? कोने पर स्थित रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे स्थित? कोने पर। 8 कोने होते हैं तो 8 जगह परमाणु स्थित रहेंगे इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, क्लियर इतना? तो 8 परमाणु आपके 8 कोनों पर क्या रहेंगे, स्थित रहेंगे। ठीक है, कोई समस्या इतना, कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, अब इसे अच्छे से देखिएगा। इसे हम बोलते हैं सरल घनीय जालक। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं हम सरल घनीय जालक, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। क्लियर इतना? इसमें क्या होता है, परमाणु उसके क्या होते हैं, कोने में स्थित रहते हैं और ऐसा करते हैं, अपन ये मान ले रहे हैं कि जो घन की जो कोर है या आप कह सकते हैं भुजा है उसकी लंबाई a है। तो यहाँ पे लिखते हैं माना घन की भुजा की लंबाई a है। ठीक है, इतना मान लिया। और प्रत्येक कण का या प्रत्येक परमाणु की त्रिज्या r मान ली। कोई समस्या इतने में? आप यहां पर देखेंगे कि ये आपका इतना r ये हो गया और इतना r ये हो गया और ये पूरा कितना है आपका a है, क्योंकि ये भुजा आपकी a है। तो a की वैल्यू किसके बराबर हो गई? a की वैल्यू 2r के बराबर हो गई। तो a जो होगा यहाँ पे आपका 2r के बराबर होगा। हमें निकालना है संकुलन क्षमता। क्या निकालना है हमको? संकुलन क्षमता। तो हम निकालेंगे यहाँ पे जो घनीय एकक कोष्ठिका है उसका आयतन। यहाँ लिखेंगे घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन, यानी घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, तो a की घात 3, a की वैल्यू है आपकी 2r, तो 2r की घात 3, यानी ये हो जाएगा आपका 8r क्यूब। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि एक जो आपका ये जो गोला है ना, इसका आयतन निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे? चूंकि घनीय एकक कोष्ठिका में केवल एक परमाणु होता है, अतः अध्यासित दिक् स्थान का जो आपका आयतन होगा वो कितना होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे एक परमाणु का आयतन। अब आप परमाणु को देखेंगे तो ये आपका गोला है, तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर इतना? चलिए अब हम निकालेंगे संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता, तो संकुलन क्षमता क्या होती है? तो एक परमाणु का आयतन, लिखिए एक परमाणु का आयतन बटे घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन और गुणा करेंगे आप 100 से। एक परमाणु का आयतन है आपका 4/3 पाई r क्यूब और घनीय का नाम है आपका 8r क्यूब। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, 4 दूनी 8, 2 आया। पाई की आप वैल्यू रखेंगे 3.14 बटे 3 × 2 × 100, यह है आपका
314/6। आप 6 का भाग दीजिए तो 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, दशमलव 6 18, इस तरह से। तो ये आएगा आपका सरल घनीय जालक के आपका संकुलन क्षमता 52% होती है। क्लियर हुआ इतना? तो आप इसे अच्छे से देखेंगे, सरल घनीय जालक की जो आपकी संकुलन क्षमता कितनी होती है 52.38%, या आप इसे अगर सार्थक अंकों में लिखना चाहें तो 52.4% भी आप लिख सकते हैं। क्लियर इतना? कोई समस्या? चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की। तो दूसरा प्रश्न आपसे क्या कहता है, फलक केंद्रित जो होता है आपका FCC, इसकी अपन को क्या करनी है, संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है। अब FCC कैसा होता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। FCC में जो होता है परमाणु आपका कोने पर स्थित होता है एज वेल एज फलक में स्थित होता है। जो घन होता है, जो एकक कोष्ठिका होती है ना, तो उसके आपका परमाणु जो होता है, जो फलक केंद्रित होता है आपका, उसमें जो परमाणु होते हैं वो कहाँ पे स्थित होते हैं, कोने पर स्थित रहते हैं। एज वेल एज कहाँ रहते हैं आपके, जो आपका फलक होता है ना उसका, उस पर भी स्थित रहते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं कि फलक केंद्रित की क्या कहानी होती है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे फलक केंद्रित मैं यहाँ पे बना के दिखाई दे रहा हूँ, बनेगा वही कहानी। ये आपका घन है। क्लियर इतना? अब इसमें जो परमाणु होंगे वो कहाँ रहेंगे, कोने पर रहेंगे, मतलब यहाँ भी रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे, और कहाँ पे रहेंगे, सेंटर में, यहाँ पे रहेंगे फलक के केंद्र पर। ठीक है, क्लियर इतना? चलो मैं एक आपको डायग्राम बना के दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा गंदा हो जाएगा, फिर भी देख लीजिए। कुछ आपका ऐसे बनेगा, ये हो गया ऐसा, ये हो गया दूसरा, और ये कुछ इस तरह से रहेगा आपका। ठीक है, ऐसे ही आपका यहाँ पे रहेगा कि एक आपका गोला यहाँ बनेगा, एक गोला यहाँ बनेगा, एक यहाँ, एक बीच में, ऐसे यहाँ यहाँ बीच में, यहाँ यहाँ बीच में, यहाँ एक बीच में। क्लियर इतना? तो मैंने केवल एक ही बनाया हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो आपका घन है इसकी भुजा क्या है, A है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, माना, ब्लैक पेन से लिख दो। ठीक है, माना ये जो आपका घन है उसके भुजा की लंबाई क्या है, A है। माना घन की भुजा कितनी है आपकी, ठीक है इतना, और ये जो आपके गोले हैं इनकी जो आपकी त्रिज्या है वो कितनी है आपकी, R है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे परमाणुओं की जो त्रिज्या है। अब आप देखेंगे कि जो ये होते हैं ना आपके किनारे पर, जो आपका परमाणु होता है उसका योगदान होता है 1/8। तो कितने परमाणु हो गए किनारे पर, 8, और फलक पर जो आपका परमाणु होता है उसका योगदान होता है 1/2। तो कितने फलक हैं, 6। तो ये जो आपकी योगदान आएगा इसका n, अगर हम बात करें तो ये आएगा 1 + 6 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 3। तो जो फलक केंद्रित का योगदान आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, फलक केंद्रित का योगदान 4 आएगा। क्लियर इतना? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो फलक केंद्रित का योगदान कितना आया आपका, फलक केंद्रित में जो आपकी जो परमाणुओं की संख्या अगर हम कहें तो वो कितनी आएगी, 4 आएगी। क्लियर इतना? कोई समस्या? चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखना यहाँ पे, ये जो है आपका A है, A और R में संबंध निकाल रहे हैं। ठीक है, और ये इतना R है, ये आपका 2R होगा, है ना, और ये आपका फिर R होगा, तो ये आपका 4R हो गया। और ये जो है ना, ये पर्सनल एक वर्ग होगा, ये वाला देखना, ये वाली चीज अगर मैं इसे सेपरेट करके बनाऊं तो ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा, है ना, और ये आपका कुछ ऐसे ऐसे आपके 3 गोले हैं, है ना, तीनों बराबर त्रिज्या के। ठीक है, हाँ, तो अब देखेंगे तो ये जो आपका A और R में संबंध होगा वो क्या होगा, वर्ग का विकर्ण, ये क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा R R, सो आपका 4R, R 2R और 1R, तो हो गया आपका 4R। ठीक है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा √2 = 4R। अगर हम यहाँ से A की वैल्यू देखें तो A की वैल्यू यहाँ से देखेंगे 4R/√2 या 2√2। कोई समस्या इतने में, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक परमाणु का आयतन निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक परमाणु का आयतन। एक परमाणु का आयतन क्या होता है आपका, 4/3 πr³। क्लियर इतना? अब हम बात करेंगे इस घन का आयतन, A³, A की वैल्यू रख दो 2√2r³, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और √2 का √2 यानी 2√2, यानी ये आया आपका 16√2r³। कोई समस्या? चलिए अब हम बात करेंगे संकुलन क्षमता की। संकुलन क्षमता कैसे निकलती है, तो संकुलन क्षमता अपन निकालते हैं कि एकक कोष्ठिका में
अब कितने परमाणु हैं, तो एक एक अब देखो फलक केंद्रित में होते हैं परमाणु कितने, 4। ठीक, अभी निकाला ना। देखो फलक केंद्रित में जो आपके परमाणु होते हैं वो किनारे पर रहते हैं और फलक के केंद्र पर रहते हैं। तो फलक केंद्र में जो आपके परमाणुओं की संख्या होगी वो कितनी होगी, 4। तो 4 गुणे परमाणुओं का आयतन कितने, एक परमाणु का आयतन कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब बटे इसका तो आर क्यूब गुणे 100। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 4 चौको 16 से 16 कैंसिल, और ये आपका आ जाएगा 3.14 इंटू 100/3√2। क्लियर हुआ इतना, कोई समस्या। 3.14 गुणे 100 और ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 1.414। 314/3 का गुणा कराइए, 3 चौको 12, 3 चौको 12 हो गया, 3 एकम 3 1 4, 3 चौको 12, 3 एकम 3 1 4। आप इसमें भाग देंगे तो 4 4 32 32 4 7 28, तो 74 पॉइंट समथिंग आएगा, तो नियर अबाउट 74%। क्लियर इतना। तो FCC की जो आपकी संकुलन क्षमता है वो कितनी आएगी, तो वो आएगी आपकी 74%। इज दैट क्लियर, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ, जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं उनको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे अपन अच्छे से। सिल्वर घनीय समृद्ध संकुलन, मतलब क्लोज्ड समृद्ध घनीय संकुलन यानी CCP जालक बनाता है। ठीक है, जो CCP होता है वही आपका जो है FCC जैसा होता है, सेम टू सेम। तो ये क्या होता है आपका एक्स किरण विवर्त, मतलब जितने आपके परमाणु की संख्या CCP में होती है वही आपकी FCC में होती है। तो यानी Z बराबर आपका क्या जाएगा, क्योंकि ये जो समृद्ध घनीय परमाणु संरचना बनाता है तो Z की जो यानी परमाणु की संख्या वो 4 है CCP के आधार पर। अगर SCC बोलता तो यहाँ पे 1 लिखते। ठीक है, क्लियर नहीं इतना। BCC बोलता तो यहाँ पे आप कितना लिखते, 2 लिखते, क्योंकि BCC में परमाणु का जो योगदान होता है वो कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, चलिए जालक बनाता है। एक्स किरण विवर्तन द्वारा अध्ययन से पता चला कि इसके एकक कोष्ठका के कोण की लंबाई, एकक कोष्ठका के कोण की लंबाई मतलब ए कितना है आपका 408.6 पिकोमीटर यानी 10⁻⁻12 मीटर। ओके, एकक कोष्ठका के कोर की लंबाई इतनी है। सिल्वर के घनत्व यानी D की अपन को क्या करनी है, गणना करनी है। और सिल्वर का द्रव्यमान यानी M बराबर आपको दे रखा है उसने 107.9 यूनिट। कोई समस्या नहीं। हमने पढ़ रखा है बचपन में कि जो एकक कोष्ठिका में कोई भी परमाणु होता है उसका घनत्व कितना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एकक कोष्ठिका में सिल्वर का घनत्व। अच्छे से देखते जाना सवालों को, ये देखते जाना Z कौन है, M कौन है, A कौन है, कहे कि एक सवाल मिलेगा। ठीक है, देखो M होता है उसका द्रव्यमान, Z होता है उसमें परमाणुओं की संख्या। देखो यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, CCP में कितना होता है 4, FCC में कितना होता है 4। अगर आपका SCC बोले तो इसमें 1, BCC बोले तो इसमें 2। ठीक है, हाँ, काय केंद्रित, सरल और फलक केंद्रित। हाँ, क्लियर इतना। चलिए, तो घनत्व का जो फॉर्मूला होता है ये याद होना चाहिए। D बराबर क्या होता है, Zm/A3Na। Na होता है आपका आवोगाद्रो संख्या। ओके, ये कह रहा है कुछ नहीं, आवोगाद्रो संख्या होता है। ठीक है, Z की वैल्यू कितनी है आपकी 4, M की वैल्यू कितनी है 107.9 और A क्यूब की वैल्यू कितनी है, तो A की वैल्यू रखो 408.6 गुणे 10⁻⁻3 और Na की वैल्यू तो आप जानते हैं कितना होता है, तो ये होता है आपका 6.02 इंटू 10⁻23। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो 4 का गुणा होगा इसके साथ 107.9 बटे ये हो जाएगा आपका 408.6, अरे 408.6, ये 3 बार है तो 408.6, 408.6, 12 करेंगे 3 बार तो ये हो जाएगा 10⁻⁻36, 6.02, 10⁻23। चलो सॉल्व करो, थोड़ा सा गुणा कराइए ऊपर वालों का और नीचे वालों का गुणा करा के सॉल्व करके आंसर देखेंगे तो ये आएगा आपका 10.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर। ये मात्रक होता है कहेगा घनत्व का। तो ये है आपका आंसर। अगर हमें ऐसे नहीं लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं
तो ये हो गया आपका सिल्वर का घनत्व। तो ये आपको यहाँ पर आंसर आ गया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न 4 जो कि आपसे कह रहा है 58.5 ग्राम NaCl में यूनिट सेल की संख्या ज्ञात कीजिए। यूनिट सेल मतलब एकक कोशिकाओं की संख्या ज्ञात करनी है। एकक कोशिकाओं की संख्या ज्ञात करनी है। क्लियर इतना? कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमारा काम है भाई NaCl का हम क्या निकालें? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मतलब आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ लिखेंगे NaCl का आणविक द्रव्यमान। NaCl का आणविक द्रव्यमान क्या होता है आपका? तो Na का आपका 23 और Cl का 35.5। क्या बनेगा आपका? 58.5 ग्राम प्रति मोल। क्लियर इतना? अब देखो, अब हमारा काम है कि 58.5 ग्राम प्रति मोल में अणुओं की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे 58.5 ग्राम प्रति मोल में, ग्राम प्रति मोल ये आ गया आपका क्या? इसका द्रव्यमान। ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान ही आपका मॉलिक्यूलर मास। हाँ, अब देखो अपन को निकालना है, पहले इसके अणुओं की संख्या निकाल लो। तो यहाँ पे लिखेंगे NaCl के मोल निकाल लेते हैं। आगे अणुओं की संख्या निकालेंगे। मोल कैसे निकालते हैं? मात्रा बटे अणुभार। तो मात्रा आपका 58.5 है। कैसे पता? ये दी हुई है। और अणुभार कितना है? वो भी आपका सेम टू सेम है 58.5। तो आया आपका 1 मोल। और 1 मोल में जो है आपके अणु कितने हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे NaCl के 1 मोल में अणु कितने हो जाएंगे? तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो ये हो गए आपके इतने अणु। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए अब हम बात करेंगे कि इसमें यूनिट सेल की संख्या कितनी है। कोई दिक्कत? हाँ, तो आप देखते हैं कि ये जो है आपका इसमें यूनिट सेल की जो संख्या होती है। अब देखो, अगर हम बात करें NaCl को तो यह आपका FCC बनाता है। ठीक है, और FCC में एक यूनिट सेल में 4 अणु होते हैं। तो इतने अणु में कितने यूनिट सेल होंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई सेलों की संख्या। अगर कहा जाए एक यूनिट सेल में 4 अणु होते हैं तो इतने अणु में कितने यूनिट सेल होंगे? तो 4 के इसमें भाग देंगे, सिंपल। अरे वही कि भाई जैसे मान लो कि 10 चॉकलेट आती हैं 100 रुपए की, है ना? समझ रहे बात आप? जैसे कहा जाए भाई 10 चॉकलेट आती है 100 रुपए की, एक चॉकलेट कितने की आएगी? तो 10 का भाग ही तो देंगे। तो भाई वो तो कह रहा है कि भाई 4 अणु मिलके बनाते हैं एक यूनिट सेल। इतने अणु मिलके क्या बनाएंगे? कितना यूनिट सेल बनाएंगे? तो 4 का भाग दे दो, पता चल जाएगा। अरे 4 अणु मिलके बनाएंगे कितना? 1 यूनिट सेल। 8 बनाएंगे कितना? 2। 12 बनाएंगे कितना? 3। तो क्या कर रहे हैं? भाग ही तो दे रहे हैं 4 का। तो ऐसे 4 का इसमें भाग देते जाइए। तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई सेलों की संख्या। इकाई सेलों की संख्या तो ये हो जाएगा आपका 6.022 इंटू 10 की पावर 23/4। भाग दीजिए इसका, तो हो जाएगा आपका 1.505 गुणे 10 की घात 23। तो इतनी यूनिट सेल इसके पास होंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल आकृति में घन जालक केंद्र है। ओके, सोने के 2 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या है? सोने का परमाणु भार जो है आपका 179 है। कोई समस्या नहीं। अब देखो ये कैसा है आपका? घन जालक केंद्र है। कैसा है आपका? घन जालक केंद्र है। कोई दिक्कत नहीं। चलो, सोने के 2 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो सोने के 2 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सोने के 2 ग्राम में मोलों की संख्या। तो मोल कैसे निकालते हैं? मात्रा बटे अणुभार। मात्रा कितना है आपका? 2 और ये आपका 179। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे सोने के 2 ग्राम में परमाणुओं की संख्या। अब देखो भाई 1 मोल में होते हैं आवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इतने मोल में कितने होंगे तो इसमें आवोगाद्रो संख्या क्या कराएंगे? गुणा कराएंगे। तो 6.02 10 की पावर 23 इतने परमाणु।
कोई समस्या? चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, अब बात आती है कि भाई ये कैसा है, घन जालक केंद्र है। समझ रहे हैं बात आप? यानी इसके तो भाई ये भी प्रत्येक सेल में 4 परमाणु होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इसके प्रत्येक सेल में, चूंकि इसके प्रत्येक सेल में 4 परमाणु हैं, तो यूनिट सेल की संख्या ये हो जाएगा आपका, परमाणुओं की संख्या में 4 का भाग दे दो, सिंपल। तो परमाणुओं की संख्या ये है आपकी, और 4 का भाग दे दो। जब आप इसके गुणा उड़ा करा के भाग देंगे तो ये आएगा आपका 1.68 × 10⁻21। तो इतने परमाणु इसके पास होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत महत्वपूर्ण और थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो इसे आप देखेंगे। एल्यूमिनियम घनीय निविड़ संकुलन संरचना में क्रिस्टलीकृत है। इसका धात्विक अर्धव्यास मतलब इसकी त्रिज्या 125 पिकोमीटर है। एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई और 1 मीटर क्यूब एल्यूमिनियम में कितनी एकक कोष्ठिका है, ये अपने को क्या करना है, बताना है। क्लियर इतना? अब एल्यूमिनियम की अगर चर्चा की जाए तो वो कैसा है, घनीय निविड़ संकुलित संरचना में है, घनीय निविड़ संकुलित संरचना में है। क्लियर इतना? यानी ये है आपका घनीय निविड़ संकुलित संरचना, मतलब FCC। और अभी मैंने बताया था कि भाई अगर SCC हो तो उसमें 1 परमाणु का रहता है सिस्टम, अगर आपका FCC हो तो उसमें 4 परमाणु का सिस्टम रहता है, और अगर कोई BCC हो तो उसमें 2 परमाणु का सिस्टम रहता है। इतना आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, याद ही रखना है, ठीक है। आप क्या याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर हम बात करें FCC में, यहाँ पे लिख लेते हैं FCC में A तथा R में संबंध। अभी मैंने जस्ट 15 मिनट पहले डेरिवेशन कराया था, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ A और R में संबंध क्या आया था। तो A और R में संबंध ये आया था, इसीलिए मैंने कराया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाए, और ये आपका डेरिवेशन भी बहुत आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो A बराबर 2√2R, तो A बराबर होता है आपका 2√2R। ओके, क्या कह रहा है, धात्विक अर्धव्यास आपका इतना है, तो हमें क्या बताना है, कोर की लंबाई बतानी है, यानी A बताना है। तो A बराबर क्या होगा आपका 2√2, और इसकी वैल्यू क्या है आपकी भाई, R की वैल्यू 125 पिकोमीटर, ठीक है। अब आप इसमें 2 का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा आपका 250√2 पिकोमीटर। तो ये आ गई आपकी एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई। क्या आ गई, कोर की लंबाई। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की। दूसरी चीज क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम में कितनी एकक कोष्ठिकाएं हैं। तो सबसे पहले एकक कोष्ठिका का आयतन निकाल लो। क्या निकालते हैं, एकक कोष्ठिका का आयतन। तो एकक कोष्ठिका का आयतन अगर हम देखें तो A क्यूब होता है, और हमें सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो भाई सेंटीमीटर में लिख लेंगे 250√2, और पिकोमीटर से मीटर में 10⁻−10 सेंटीमीटर में -10 का करते हैं ना, 10⁻−10, और यहाँ सेंटीमीटर लगा दो और क्यूब लगा दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब हमें क्या करना है, एकक कोष्ठिकाओं की संख्या बतानी, तो यहाँ पे लिखेंगे एकक कोष्ठिकाओं की संख्या। तो एकक कोष्ठिकाओं का आयतन आपका इतना है, और हमें क्या है, आयतन गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1/250√2 × 10⁻−10 का क्यूब, और ये सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, और ये आपका हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻30 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 250 और √2 का हो जाएगा 2√2। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 2.26 × 10⁻22। तो इतनी एकक कोष्ठिकाएं इसमें होंगी। क्लियर इतना? अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देख लो भैया, 250 का 2 में गुणा कराएंगे तो 500 हो जाएगा, 250 का गुणा 250 में कराएंगे तो आ जाएगा 62,500। अब 62,500, फिर इस तरह से आप इसमें गुणा करा के नीचे वाले को ऊपर वाले में भाग देना है, ठीक है। तो आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। क्लियर इतना? तो इतनी एकक कोष्ठिकाएं 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम के पास होंगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7,
इट इज़ टेकन फ्रॉम सेकंड चैप्टर जिसका नाम है आपका विलियन। विलियन जो चैप्टर है इससे आपका न्यूमेरिकल बढ़िया अच्छे भर भर के आते हैं, और दूसरी बात यह है कि आसान न्यूमेरिकल्स आते हैं, कठिन न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। तो चलिए इसे करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, चीनी के बारे में कुछ कह रहा है, चीनी की तारीफ कर रहा है। ठीक है, चीनी के सीरे में 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? चीनी के सीरे की मोललता क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं। क्या निकालना है हमें निकालना है मोललता। क्या निकालना है? मोललता। अब भाई मोललता कैसे निकलेगी, समस्या तो ये है ना। तो मोललता निकालने का एक सूत्र था ना। हाँ, तो क्या होता था सूत्र, वो थोड़ा बताएंगे आप। तो मोललता बराबर जो आपका सूत्र होता है वो क्या होता है आपका, कि तो सूत्र होता था आपका मोललता बराबर, लिख ही दे रहा हूं मैं आपको, मोललता बराबर याद कर लेना। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या याद कर लेना भाई, सूत्र मोललता, मोलरता, नॉर्मलता, है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देखना ये कितनी आसानी से आ जाएगा। विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है, हाँ, अभी मजाक की बात नहीं भाई, याद कर लेना सूत्र है ना, मोललता, मोलरता। अभी एक बार पढ़ा रहे थे तो एक बोल रहा था कि भाई मोललता मोलरता में भी अंतर होता है क्या, तो इसीलिए ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कि मोललता अलग चीज़ है, मोलरता अलग चीज़ है। ठीक है, हाँ, तो इसे अच्छे से कवर करना है, और इस टाइप के हमने बहुत सारे प्रश्न लिए हुए हैं, तो आपका अच्छे से रिवीजन होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ना पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट रहेगा आपका न्यूमेरिकल्स के लिए। देखिए, विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोल भाई कैसे निकालेंगे? तो विलेय के मोल तब निकालेंगे जब भाई अपने पास विलेय का द्रव्यमान होगा, है ना, और आपका विलेय का अणुभार होगा, है ना, तभी तो निकलेगा। तो विलेय का द्रव्यमान लाओ और भाई विलेय का अणुभार लाओ, है ना, उसके बाद कुछ आगे चर्चा होगी, काफ़ी समस्याएं हैं। तो विलेय का जो आपका घुला हुआ चीज़ है वो है आपका इतना, तो विलेय का द्रव्यमान तो मिल गया अपन को। अब विलेय का अणुभार निकालने की थोड़ी सी समस्या रह गई, है ना, तो अणुभार और निकाले ले रहे हैं, है ना। यहाँ पे लिखो विलेय का अणुभार। कैसे निकलता है विलेय का अणुभार? ये जो लिखा है ना C12, तो C का कितना होता है 12, तो 12 के साथ 12 का गुणा कराओ। H का कितना होता है 1, परमाणु भार है। ठीक है, तो इसमें 22 का गुणा कराओ। O का होता है 16, तो इसमें 11 का गुणा कराओ। 12 12 144, 22 एकम 22, 16 में 11 का गुणा कराएंगे तो 16 एकम 16, 16 एकम 16 और 1 17, 176। 6 4 10 2 12, हाथ से लाई 1, फिर यहाँ पर आएगा 4, फिर यहाँ पे आएगा 3, तो 342 ये आ गया इसका क्या, अणुभार। मात्रक अगर हम इसका लिखना चाहें तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ग्राम प्रति मोल। मात्रक अगर अपन इस सिक्का देखें तो इसका मात्रक कैसे लिख सकते हैं आप, ग्राम प्रति मोल। तो ये हो गया आपका विलेय का अणुभार। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, कि भाई विलेय का द्रव्यमान अपने पास हो, विलेय का अणुभार हो। तो विलेय का द्रव्यमान अपने पास है, विलेय का अणुभार है अपने पास, विलेय के मोल अपने पास आ गए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिख लेते हैं फिर भी, विलेय के मोल, द्रव्यमान कितना है आपका 34.2 और ये है आपका 342, तो यह है आपका 0.1 मोल। ओके, अब हमारा दूसरा काम है भाई विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में निकालना। तो विलायक का द्रव्यमान, विलायक क्या होता है? विलायक वो होता है ना, जैसे अपन ने क्या है कि शरबत बनाते हैं शक्कर का, है ना, पानी शक्कर मिला के, तो जैसे पानी है वो आपका विलायक है और शक्कर है वो आपका विलेय है। तो अपन को पानी का द्रव्यमान निकालना, उसने कहा जो टोटल है ना, वो है आपका 214.2, समझ रहे हैं आप, और उसमें इतनी शक्कर घुली हुई है, ऐसे तो कह रहा है, चीनी का सीरा है ना, और उसमें इतनी चीनी है, तो भाई उसमें पानी कितना होगा, यानी विलायक कैसे निकलेगा, चीनी को घटाना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान, यहाँ लिखिए विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, तो ये जो है आपका कितना है आपका, तो 214.2 माइनस 34.2, 0 से 0 उड़ गया, 0 0 यहाँ आएगा, और 11 में से 3 गया 8 आएगा, 180 ग्राम। ये आया आपका विलायक का द्रव्यमान। अगर हम आपको विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में देखें तो 0.180 किलोग्राम।
मोललता यहाँ पे रखेंगे आप। तो मोललता की अगर हम चर्चा करें तो मोललता की चर्चा कैसे करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोल कितने, 0.1 और मोललता कितनी, 0.180। यही तो होता है और क्या होता है, बस हो गया, यही आंसर है। क्या हो जाएगा आंसर, मोल प्रति किलोग्राम। हो गया, लो भाई खत्म कहानी, यही आंसर है। ठीक है, अब आप इसका भाग देंगे तो 0.555 आता है। ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट। यहाँ पर थोड़ी सी एक समस्या आ गई है, क्या कि अपन को पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र भी पता होना चाहिए, है ना। भार अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 20% पोटेशियम कार्बोनेट का मतलब पहले अपन को ये भी समझना चाहिए कि भाई 20% पोटेशियम कार्बोनेट का क्या मतलब है। तो 20% पोटेशियम कार्बोनेट का मतलब ये है कि भाई कोई मिक्सचर है आपका, मिक्सचर छोड़, जैसे मान लो भाई कोई आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, और उस सॉल्यूशन समझ ना, विलियन, हाँ, कोई आपका बिलियन है, उसमें अगर मान लो 100 ग्राम पूरा बिलियन है तो उसमें 20 ग्राम तो पोटेशियम कार्बोनेट घुला पड़ा है, यानी जो आपका विलायक है वो 80 ग्राम है, पोटेशियम कार्बोनेट है वो आपका 20 ग्राम है। दैट इज क्लियर, बस आ गया क्या है उसमें। तो यहाँ पहले उसका मतलब आप समझाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट का मतलब, लिख दो मतलब। इसका मतलब है आपका कि 100 ग्राम बिलियन में 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट है, यानी आपका जो घुला हुआ है, यानी विलेय का जो द्रव्यमान है वो कितना है आपका 20 ग्राम। अगर हम विलायक को देखें, विलायक का द्रव्यमान तो वो जाएगा आपका 80 ग्राम। तो ये आपका 20 ग्राम है, ये आपका 80 ग्राम, कोई दिक्कत। चलिए अब हम बात करते हैं K2CO2 का, सॉरी CO3 का मोलर द्रव्यमान। ये कैसे निकलेगा, निकालते हैं, प्रयास करते हैं। K का होता है 39, तो 39 में आप 2 का गुणा करेंगे, C का 12 और O का 16। 39 दूनी 78, 12 का 12 और 16 × 48। 78 और 12 होता है 90, और 90 और 40 होता है आपका 130, और 8 हो जाएगा 138। तो यहाँ पे लिखेंगे 138 ग्राम प्रति मोल। अगर हम यहाँ पर मोलों की संख्या देखें तो यहाँ पे लिख लो K2CO3 के मोलों की संख्या। ये आपका विलेय है ना, तो यहाँ पे लिख लो विलेय के मोलों की संख्या। हो गया, तो विलेय की अगर मोलों की संख्या देखें तो ये हो जाएगा आपका मात्रा, कितनी मात्रा इसकी 20 ग्राम, और ये है आपका 138। हो गया, लो ये आ गई इसकी मोलों की संख्या। क्लियर इतना। चलो अब हम बात करते हैं कि इसकी मोललता। मोललता भाई पुराना वाला सूत्र, उसमें कोई चेंज नहीं, सूत्र हर बार लिखें, बार बार लिखें, इससे आपको याद हो जाएगा, है ना। स्मरण तभी रहेगा जब आप बार बार लिखेंगे किसी चीज को। चले, बहुत हो गई ज्ञान की बात। यहाँ पर लिखेंगे विलेय का मोल, विलायक का द्रव्यमान काय में, किलोग्राम में, अरे गुणा गुणा कुछ नहीं, ठीक है। विलेय के मोल कितने, 20/138। विलायक का द्रव्यमान कितना है, 80 ग्राम है, तो ग्राम में अब आप यहाँ 1000 का गुणा करेंगे, है ना। तो आप ऐसे काट सकते हैं, ऐसे खट, अब क्या कटेगा, ऐसे काट दो, 4 से काट दो, है ना, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ओके, फिर काट दो तो 50 आया। तो ये आएगा आपका 250, है ना। भाग दीजिए 138 का 250 में, तो ये आएगा 1.811 मोल प्रति किलोग्राम। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सामने आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा, अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा अलग दूसरा कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है, ठीक है। तो आपने नया नाम सुना मोल प्रभाज, है ना। तो मोल प्रभाज की चर्चा अपन कई बार थ्योरी में कर चुके हैं, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इससे बहुत ज़्यादा सवाल आए हैं मोल प्रभाज से।
ठीक है, चलिए सुनिएगा। 6.72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अपन को निकालना है जल के मोल। मोल कैसे निकलते हैं? मोल निकलते हैं जल का द्रव्यमान बटे जल का आणविक द्रव्यमान। जल का द्रव्यमान कितना है आपका 6.72, आणविक द्रव्यमान कितना होता है 18। अरे सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई इसमें क्वेश्चन में। यहाँ पे केवल 72 ग्राम है। ठीक है, ठीक है, क्लियर इतना। 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। काटेंगे, ये आएगा आपका 4। ऐसे लिखिए एथिल अल्कोहल के मोल। तो यहां पर लिखेंगे एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान और बटे एथिल अल्कोहल का आणविक भार। तो ये होता है आपका 46। कैसे निकालते हैं आणविक भार? यहाँ पे देखो C2H5OH होता है ना, तो C का कितना होता है 12, तो 12 में आप 2 का गुणा करेंगे। H का 1, तो 1 में 5 का गुणा करेंगे। O का 16, 1 ये, तो 12 दूनी 24, 5 16 1, तो 24 और ये हो गया 30, और 30 और 10 40 और 6 46। तो ऐसे आता है। ठीक है, हाँ वो बात की बातें हैं। तो जल के मोल आ गए 4 और इथाइल अल्कोहल के हो गए आपके 2 मोल। हमें क्या करना है? दोनों के मोल प्रभाज की क्या करनी है? गणना करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे विलयन में एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज, प्रभाव नहीं होता प्रभाज होता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। हाँ, तो एक चीज देखना, जो चीज यहाँ पर लिखी है तो उसके मोल रहेंगे ऊपर और नीचे रहेंगे इसके और सबके मोल। तो ये हुआ आपका 2/6 यानी 1/3, अर्थात 0.333। ठीक है, मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता। क्लियर इतना? चलिए अब लिखेंगे जल के मोल प्रभाज। तो कैसे निकालना है? वही कहानी है, ऊपर जल के मोल रहेंगे और नीचे इनके फालतू के 2/3। 3 का भाग देंगे तो 0.666 इस तरह से आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो ये आपका जल का है, ये आपका इसका है। ठीक है, क्लियर इतना? तो चाहे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.667 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 बहुत ज़्यादा आगे तक आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो ये हो गया आपका जल का मोल प्रभाज, ये हो गया आपका इथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W/W है। ओके, विलयन की मोललता क्या निकालना है अपन को? विलयन की मोललता, विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश। ओके, विलयन का घनत्व यदि इतना है तो इसकी मोलरता। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर की गई हैं, तो इसे आप अच्छे से देखने का प्रयत्न करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो फिर वही कहानी, परसेंटेज में दे दिया उसने, खुल के नहीं कहा। 10% जलीय विलयन का अर्थ क्या है? 10% जलीय विलयन का अर्थ ये है, यहाँ पे लिख लो, 10% ग्लूकोज के जलीय विलयन का अर्थ क्या होगा? अर्थ तो 10% ग्लूकोज के जलीय विलयन का जो आपका अर्थ होता है, इसका मतलब होता है आपका, यहाँ पे दिस इंप्लाई करके मैं एरो करके कर ही दे रहा हूं, कि 10 ग्राम ग्लूकोज, कितना? 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन, 100 ग्राम विलयन अर्थात आप कह सकते हैं 90 ग्राम जल में घुला है। 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन, या आप कह सकते हैं 90 ग्राम जल में घुला हुआ है। लिखेंगे 10 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या क्या है? मात्रा बटे अणुभार। ओके, बस इतना अच्छा लग रहा है। चलो, 90 ग्राम ग्लूकोज का सूत्र होता है भाई, यहाँ पे लिख लो, है ना, C6H12O6। अब आप करेंगे 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16, 100 आएगा 180। अब ना पूछना। ठीक है, 90 ग्राम H2O में मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? संख्या मात्रा बटे अणुभार, ऐसे लिख दे रहा हूं। लो, तो मात्रा कितनी है? 90 ग्राम, और जल का अणुभार कितना होता है? 18। तो ये आएगा आपका 5 मोल। अगर मैं इसे भाग देता हूं तो ये आएगा आपका 1/18। 1/18 यानी 18 × 5 = 90,
0.0555 मोल, इस तरह से। कोई समस्या? चलिए अब हम बात करेंगे मोललता की, है ना। तो हमें क्या निकालना है? विलयन की मोललता। यहाँ पे लिखेंगे विलयन की मोललता। विलयन की मोललता कैसे निकलेगी? तो विलयन की मोललता आपकी निकलेगी भाई विलेय जो आपने घोला है ना, विलेय, उसके मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो घोला क्या था? ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के मोल लिख लो। और विलायक क्या है? पानी, पानी की मात्रा किलोग्राम में लिखना है, तो 0.090 किलोग्राम। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। 0.617 मोल प्रति किलोग्राम, ये आपका आंसर आ गया। तो पहला चीज तो आपका क्लियर हो गया। दूसरी चीज आपसे कह रहा है कि प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या है। दूसरी चीज लिख लेते हैं। ग्लूकोज का मोल अंश निकाल ले रहे हैं, फिर पानी का निकाल लेंगे, तो यहां लिख लेते हैं ग्लूकोज का मोल अंश। ग्लूकोज का मोल अंश, इसी को बोलते हैं मोल प्रभाज। क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज। ठीक है, तो ग्लूकोज का जो आपका मोल अंश है, या आप कह सकते हैं ग्लूकोज का जो आपका मोल प्रभाज है, उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो चलिए, तो कैसे निकालेंगे? तो जिसका निकालना होता है उसको ऊपर रखना पड़ता है, उसके मोलों को। तो भाई ग्लूकोज का निकाल रहे हैं, तो ग्लूकोज के मोलों को ऊपर रखिए, तो 0.0555। नीचे आप सबको जोड़ के रखिए, मतलब ग्लूकोज और पानी वाले को। तो ग्लूकोज का कितना है? 0.0555। पानी का कितना है? 5। 0.0555 बटे 5.0555 भाग दीजिए। जब आप इसका भाग देंगे, समझ रहे हैं आप बात, तो ये आएगा आपका 0.01। क्लियर इतना? अगर हम बात करें पानी का मोल प्रभाज या मोल अंश, कुछ नहीं करना होता। जब आपके दो आपके लोग घोले होते हैं, एक विलायक और एक विलेय, तो जो आपका विलेय का मोल प्रभाज होता है वो विलायक के मोल प्रभाज से एक घटा दिया करो, उसको निकाल आएगा, है ना। कहीं कितनी मेहनत करे, तो 1 से आप 0.01 को घटा दिया करो भाई। घटा दिया तो आया आपका 0.99। हाँ, मोल प्रभाज या मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए पागलों जैसी बातें नहीं करनी है और इसका मात्रक नहीं लिखना है। किसका? मोल प्रभाज या मोल अंश का। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हम चलेंगे थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट आपसे क्या कह रहा है? विलयन का घनत्व। तो उसने ये दे रहा है क्या भाई साहब, विलयन इतने का है। ओके, विलयन की मोलरता क्या होगी? चलिए अब हम पहली बार मोलरता का कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो भाई घनत्व का उपयोग कहाँ करें? तो भाई घनत्व का उपयोग करो, आप आयतन निकाल लेंगे। हाँ चलो ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे विलयन था अपना 100 ग्राम का, यहाँ पे लिखो 100 ग्राम विलयन का आयतन। आयतन कैसे निकलेगा भाई? आयतन निकलेगा द्रव्यमान बटे घनत्व से। ओके, द्रव्यमान कितना है? तो द्रव्यमान है आपका 100 ग्राम, और घनत्व कितना है? तो घनत्व है आपका 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो ये आपका आंसर आएगा मिलीलीटर में। आप इसमें भाग देंगे तो आएगा आपका 83.33 मिलीलीटर। लेकिन जो आपका फार्मूला होता है वो क्या कहता है? वो आपको लीटर में मांगता है, तो 0.08333 लीटर। चलो अब हम लिखते हैं मोलरता का फार्मूला। तो मोलरता का जो आपका सूत्र होता है वो होता है आपका विलेय के मोलों की संख्या या विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन क्या में हो? विलयन का आयतन हो भैया आपका लीटर में। ठीक है, तो विलेय के मोलों की संख्या आपकी कितनी है? तो 0.0555, और विलयन का आयतन कितना है आपका? तो 0.08333। आप इसका भाग दे सकते हैं, तो 8 45 अड़छंग 48, 0.6 के समथिंग आएगा, तो 0.67, और इसे आप क्या लिखेंगे? मोल प्रति लीटर। तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। तो यहां तक आपका ये थर्ड पार्ट खत्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 जैसा कि आप देख सकते हैं, दो द्रव ए तथा बी जिनके वाष्प दाब क्रमशः 80 मिलीमीटर तथा 60 मिलीमीटर है। ओके, ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल। ओके, मिलाने पर विलयन का कुल वाष्प दाब कितना होगा? ओके, कोई दिक्कत नहीं।
तो हमें बिलियन का कुल वाष्प दाब निकालना है भाई। अपन राउल्ट वाउल्ट के नियम से पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत की बात उसमें है नहीं, ठीक है। कुल वाष्प दाब निकाल लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला काम है हमें ए के मोल प्रभाज निकाल लें, बी के मोल प्रभाज निकाल लें, बात के कुछ देखेंगे। क्या लिखते हैं? ए का मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं? ए के मोलों की संख्या यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सूत्र, ए के मोल बटे ए के मोल प्लस बी के मोल। तो ए के मोल आपके कितने हैं? 3, 3 + 2, 3/5। भाग भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0.6। और बी का मोल प्रभाज तो आप 1 से घटा के निकाल लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1 - 0.6 मात्रक नहीं होता भाई, ठीक है। मोल प्रभाज का मात्रक नहीं होता है। आगे चलेंगे। अब हमें क्या करना है? राउल्ट का नियम का उपयोग करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे राउल्ट के नियम के उपयोग से कुल वाष्प दाब। कुल वाष्प दाब क्या होगा आपका? वो होता है आपका सूत्र PA इस तरह से XA, PB हो गया काम 80, XA का मान कितना है? 0.6। XA मतलब मोल प्रभाज 60, 0.4। 8 छंग 48, 6 चौको 24, 24 दिया 72 मिलीमीटर आएगा। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिएगा अच्छे से, बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपका न्यूमेरिकल है ये वाला। ये न्यूमेरिकल तो आपको ये भी बताता है कि चीनी बनती कैसे है। तो देखिएगा उसने क्या कहा कि गन्ने की शक्कर है, ठीक है, हाँ, गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर विलायक का क्वथनांक 0.017 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होगा? ओके, गन्ने की शक्कर का अणुभार उसने दे रखा है, कोई मेहनत नहीं करनी, कोई दिक्कत की उसने बात ही नहीं कर रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आराम से करेंगे, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका प्रश्न है ये आपका अणुसंख्य गुणधर्म वाला प्रश्न है और ये आपका प्रश्न उससे रिलेटेड है क्वथनांक के उन्नयन से। तो क्वथनांक के उन्नयन के सूत्र से अपन पहले सूत्र याद करेंगे। सूत्र याद तो होगा नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं क्वथनांक के उन्नयन के सूत्र से। तो क्वथनांक के उन्नयन के सूत्र से क्या था आपका? तो वो था आपका डेल्टा टी बराबर KB छोटा W, यू विल रिमेंबर, है ना, इंटू 1000 बटे छोटा m इंटू बड़ा W, ठीक। हाँ आप सबको जानते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें निकालना है KB। तो KB जैसे अपन को निकालना है तो KB बराबर हो जाएगा आपका डेल्टा टी छोटा m बड़ा W, छोटा W 1000। मैं यहाँ पे नाम बता दे रहा हूँ कि छोटा W कौन है। छोटा W है आपका जो घोल रहे हैं ना शक्कर, उसका द्रव्यमान। तो ये है आपका 1.17 ग्राम। बड़ा W कौन है भाई? है ना, तो बड़ा W जो आपका जल है ना, हाँ, जिसमें घोला है, उसका द्रव्यमान 25 ग्राम। ओके, छोटा W हो गया, बड़ा W। स्मॉल m क्या है? स्मॉल m जो आपका शक्कर है ना, हाँ, उसका अणुभार 342। आगे क्या कह रहा है आपसे? ये बढ़ आ जाता है, ये आपका क्या दिया है? डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी आप लिख लो। ओके, आई थिंक सब लोग आगे रख दो यहाँ पे, सो केबी आ जाएगा। केबी आ गया आपका, कितना आ जाएगा? 0.017 342 25 है ना। छोटा W कितना है? 1.17 1000। हल करेंगे आप तो यह आएगा आपका 0.124 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम प्रति मोल, है ना, मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति में है और किलोग्राम। ओके, यही होता है इसका सूत्र। ओके, तो ये हो गया आपका केबी। ओके ना, तो ये है आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या है ये? मोलल उन्नयन स्थिरांक।
ये है आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक। इतना क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये आ गया आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक बराबर डिग्री सेल्सियस किलोग्राम प्रति मोल। कोई समस्या? चलिए, अगर हम आणुक उन्नयन स्थिरांक की बात करें तो उसमें 10 का गुणा करा दो, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 1.24 डिग्री सेल्सियस प्रति मोल। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, ये आपका अगला कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है, ये हिमांक के अवनमन के ऊपर आधारित है। ठीक है, 2.25 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अणुभार भी उसने दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में इतने की कमी होती है, मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करना है। तो मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करनी है तो उसका सूत्र होता है एक प्रॉपर, तो यहाँ पे लिखेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक का जो सूत्र होता है वो ये होता है, मोलल अवनमन स्थिरांक KF बराबर होता है आपका M इंटू डेल्टा TF इंटू बड़ा W बटे 1000 इंटू छोटा W। वही कहानी, बड़ा W वही जो आपका विलायक है, यानी विलायक कितना है आपका 25 ग्राम, तो यहाँ 25 ग्राम लिख लो। डेल्टा TF जितना आपका भाई वो घट गया है, टेम्परेचर है ना, कितना घटा है 0.93 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपसे क्या कह रहा है आपसे कि ये तो आपका घट गया, ये हो गया, ठीक है, और ये दोनों निपट गए ना। अब आप M पूछेगा, छोटा M है तो छोटा M मतलब जो आपका ग्लूकोज है उसका द्रव्यमान तो 180 आणविक द्रव्यमान ना। ओके, और क्या बचा छोटा W, तो छोटा W जो आपका ग्लूकोज है उसका पर्सनली द्रव्यमान, तो पर्सनली द्रव्यमान है इसका 2.25 ग्राम। पुट ऑल दिस वैल्यू एंड गेट द वैल्यू ऑफ KF दैट इज मोलल अवनमन स्थिरांक। चलिए, तो यहां पर आपका M जो है आपका कितना है 180, डेल्टा TF कितना है 0.93, कैपिटल W कितना है 25, छोटा W कितना है 2.25। ठीक, 25 से ऐसे काट दो भाई, क्या है 0.09, ठीक है, 9 से ऐसे काट दो, है ना, ये ऐसे डेसिमल हटा दो और 9 दूनी 18, 20, 0 से ऐसे 0 काट दो, है ना, क्लियर इतना। तो यहाँ से आपका KF आएगा, 2 का गुणा करा दो, 2 × 6, 2 × 18 बटे 100। तो यहाँ से मोलल अवनमन स्थिरांक आया 1.86। अब भाई यूनिट की बात आती है ना, तो यूनिट की बात वही आएगी डिग्री सेल्सियस किलोग्राम प्रति मोल। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है ना, पूरा प्रिंट नहीं हो पाया है, चलो पूरा प्रिंट कर देता हूँ। निम्न अभिक्रिया वाले सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो ये जो आपकी अभिक्रिया नहीं प्रिंट हो पाई है, तो अभिक्रिया ये लिखिए ZnS प्लस 2Ag प्लस, तो ये आपका एक्वस में होगा तो यहाँ पे एक्वस लिख ले रहे हैं, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं आफ्टर रिएक्शन Zn डाई पॉजिटिव, तो ये आपका एक्वस है तो एक्वस कर लिया, और ये आपका ट्वाइस ऑफ Ag, तो ये आपका सॉलिड है तो अपन ने सॉलिड लिख लिया। और आपको गिवन भी होगा साथ में, ये क्वेश्चन ही चल रहा है कि E0 Zn डाई पॉजिटिव टू Zn, ये है आपका -0.76, और E0 Ag से Ag पॉजिटिव दिस इज प्लस 0.80। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हमें निकालना है सेल के बारे में, तो सेल का विद्युत वाहक बल कैसे निकलता है, E0 ऑफ कैथोड, E0 ऑफ एनोड। कैथोड कितना है और एनोड कितना है, तो कैथोड है आपका 80, तो यहाँ पे 80 लिख लिया, और एनोड है आपका इतना, तो इसे आप लिखेंगे -0.76। 80 प्लस ओ भाई साहब 0.76, तो ये हो जाएगा आपका 1.56, और ये जाएगा आपका वोल्ट। क्लियर इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाँ ये पूरा प्रिंट है।
निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो ये आपका नीचे सेल बना हुआ है, उसके अपन को विद्युत वाहक बल की क्या करनी है, गणना करनी है। तो ये आपका सेल है और सेल के विद्युत वाहक बल की क्या करनी है, गणना करनी है। कोई समस्या, कोई दिक्कत? तो हम जाएंगे ऐसी स्थिति में नष्ट भाई साहब के पास। उन्होंने एक बढ़िया सा समीकरण दिया था, उसी का अपन इस्तेमाल करेंगे और उसी समीकरण का इस्तेमाल करके हम इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, तो नष्ट ने बताया था कि ई ऑफ सेल जो होता है वो आपका बराबर होता है, अरे ई नॉट नहीं, सेल का निकाल रहे हैं, हटा दो इसे, ऐसे कर दे रहे हैं, बराबर ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग सी डी डाई पॉजिटिव बटे ए जी पॉजिटिव, और इसका तो भाई साहब स्क्वायर चलेगा। तो अब हमारा काम ये है कि सबसे पहले भाई हमारे पास ये होना चाहिए, ये कहाँ है, तो हम पहले यहाँ पे साइड में ऐसे करके ई नॉट ऑफ सेल निकाल लेंगे। अभी पहले निकाल के दिखाया था ना कि ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, है ना। तो ई ऑफ कैथोड ये आपका ए जी वाला है ना, तो ए जी प्लस से ए जी, ठीक है। और ये आपका ई ऑफ एनोड, तो एनोड लिख लो, अरे ये गलत दिया हुआ है भाई, 0.80, और ये हो जाएगा एनोड में आपका कितना है, 0.40 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 0.40। तो इसे आप घटाएंगे तो एनोड में सी डी से सी डी डाई पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव लगेगा भाई साहब, तो हो जाएगा आपका 0.80 प्लस 0.40 बराबर 1.20। तो यह आपका 1.20 यहाँ पे रखेंगे आप, 0.0591 बटे ये आपका 2 रहेगा, है ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, लॉग का लॉग रहेगा, सी डी पॉजिटिव, तो इसकी सांद्रता 1, क्यों, अरे कहाँ से लिखा, यहाँ से लिखा भाई, ए जी का यहाँ से लिखा, घबरा जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई, ये हो गया आपका log 1। प्राचीन काल में पढ़ते थे कि log 1 की जो आपकी वैल्यू होती है वो आपकी 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको ना पता हो तो लिख लिया करो कि log 1 की जो वैल्यू है वो 0 होती है। ठीक है, तो 1.20 वोल्ट, तो ये हो गया आपका ई ऑफ सेल। क्लियर इतना? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो प्रश्न 16 आपसे क्या कह रहा है कि डेनियल सेल है कोई, ओके, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेनियल सेल का जो आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो है आपका 1.1 वोल्ट, ओके, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित आपका जो आपका इक्वेशन दी, रिएक्शन दी हुई है, उसके लिए अपन को क्या करना है, तो उसके लिए अपन को निकालना है भाई क्या, गिब्स मुक्त ऊर्जा। क्या निकालनी है? गिब्स मुक्त ऊर्जा। कोई दिक्कत? चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिएगा भाई, तो डेनियल सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव आपका दे रखा है, गिब्स मुक्त ऊर्जा अपन को क्या करनी है, निकालनी। तो हमें सबसे पहले गिब्स मुक्त ऊर्जा का सूत्र पता होना चाहिए, है ना। तो सूत्र होता है गिब्स मुक्त ऊर्जा का, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई नॉट। एफ को तो सब जानते हैं भाई, 96,500 वाला है। एन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ मजाक हो गया तो 2 हो गया, ठीक है। और मानक इलेक्ट्रोड विभव आपका क्या है, 1.1 है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो रख दो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 96,500 और ये आपका 1.1 गुणा कराते हैं भाई, 2.2 हो जाएगा 96,500। तो ये हो जाएगा, आप इसे दशमलव हटा दूंगे, 0, 22 पंचे 110, हासिल आई 11, है ना। 22 छक्का हो जाएगा आपका 132, और 32 और 11 हो जाएगा 143, यहाँ पे 3, और ये ऐसे करेंगे तो आ जाएगा आपका, फिर आएगा आपका 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2। तो ये आ गई आपकी गिब्स मुक्त ऊर्जा, तो ये आई आपकी जूल में। एनी डाउट? चलिए हो गया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। चलिए, तो अब हम बात करते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के जो प्रश्न हैं और डेरिवेशंस हैं, उनकी चर्चा करेंगे।
और ये आपके डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स ख़त्म होने ही वाले हैं जस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले ये है आपका कि ये जो आपका पृष्ठ क्या नाम है इसका जो तो अब हम चलते हैं चैप्टर 4 वाले न्यूमेरिकल्स की तरफ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं, वो हमने लिए हुए हैं। तो 17वां न्यूमेरिकल अपन 18वें की बात करेंगे, पहले 18वां करते हैं, ठीक है। 18वें की जस्ट बाद 17वां करेंगे, क्योंकि जब 18वां हो जाएगा तो बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। चलिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करनी है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करनी है कि इसका भाई वेग स्थिरांक कैसे निकलता है। क्लियर इतना? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पहले आप देख लो कि होती कैसे है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो यहाँ पे लिखते हैं माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार से कि अभिक्रिया निम्न प्रकार से, मान लो भाई कि ये आपका रिएक्टेंट है और इससे बन रहा है आपका प्रोडक्ट। प्रारंभ में अगर कहानी अगर देखो तो ये आपका मान लेते हैं भाई इसकी सांद्रता थी 0 मोल प्रति लीटर, सॉरी A मोल प्रति लीटर, है ना। 0 तो ये होगा, बनेगा नहीं प्रारंभ में, तो ये आपके प्रारंभ में स्थिति है। थोड़ी समय बाद मान लेते अपन ने भाई T समय बाद देखा, T सेकेंड बाद, तो T समय बाद अपन ने देखा तो भाई ये आपका X बन गया, तो ये आपका खर्च हुआ होगा A माइनस X। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है उसका जो वेग होता है वो उसके 1 घात के समानुपाती होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग, ऐसे में डिवाइड कर ले रहा हूँ, है ना। चलो, तो ये हो जाएगा आपका dx बटे dt, और ये आपका समानुपाती होगा भाई साहब 1, ठीक। t समय बाद अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका dx बटे dt बराबर k A माइनस एक्स। सिंपल। अगर मैं इसे अच्छे से देखता हूं तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन A माइनस एक्स बराबर dt और k, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम इसका क्या कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग मतलब समाकलन करने पर, मैथ का पेपर हो गया ना, हाँ, तो वही समाकलन वहीं पे था। जब आप इसका समाकलन करेंगे तो dx बटे A माइनस एक्स और k dt, तो k आपका कांस्टेंट है प्लस c समाकलन नियतांक है। अब इसका जब आप समाकलन करते हैं, आपने देखो भाई मैथ पढ़ी होगी तो समाकलन पढ़ा होगा उसमें, है ना, क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा समाकलन वमाकलन है ना। तो यहाँ पर देखिए 1/x dx जो होता है उसका होता है log x। मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, 1/a माइनस एक्स dx का हो जाएगा माइनस का log a माइनस एक्स। ये कैसे होता है, ध्यान दे लो, होता है, ठीक है। a माइनस एक्स को जब आप t मानेंगे तो यहाँ हो जाएगा dx इक्वल टू माइनस dt, है ना, तो वो बनेगा dt अपॉन t, हो जाएगा log t। तो मतलब आपको इतना डीपली में नहीं दिखाना है उसको बस आप सिंपल बताइए भाई ये हो गया आपका माइनस log a माइनस एक्स, और ये हो गया आपका kt और प्लस c। ओके, कोई समस्या नहीं। समीकरण आप इसको मान सकते हैं, इसे मान लो आप पहला समीकरण, इसे मान लो आप दूसरा समीकरण। चलो, कोई दिक्कत। चलिए, अब हम प्रारंभ की अगर हम बात करें, इनिशियली जब आपका टाइम 0 था, तो जब टाइम 0 था तो भाई x भी 0 होगा। ये सब नौटंकी क्या कर रहे हैं, ये नौटंकी कर रहे हैं, अपन को निकालना है c का मान, ठीक है, हाँ समझ गए ना। तो यहाँ पर रखेंगे आप log a माइनस 0 k इंटू 0 प्लस c। तो यहाँ से अपन ने देखा कि यहाँ से आया माइनस log a बराबर c की वैल्यू आई माइनस log a। यहाँ पे लिखेंगे c की वैल्यू उठा के समीकरण 2 में रखने पर, दिख रहा है ना, हाँ, लिखेंगे c की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, जब आप c की वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस log a माइनस एक्स के टी प्लस माइनस log a। ओके, इसे यहाँ लाओ, log a माइनस log a माइनस एक्स बराबर के टी। ये रफ वर्क है मेरा, ठीक है,
हाँ, अगर हम यहाँ से वेग स्थिरांक यानी के की चर्चा करते हैं, देखो एक प्राचीन काल में एक लॉग का संक्रिया आई थी। एक संक्रिया मतलब लॉग के कुछ ऑपरेशंस होते हैं कि लॉग m माइनस लॉग n जो होता है वो होता है बेटा आपका लॉग m बटे n। तो यहाँ पर a लिखा है, यहाँ पर a माइनस एक्स लिखा है, तो लॉग a बटे a माइनस एक्स। तो यहाँ पर आप लिखें t आपका नीचे जाएगा तो 1/t लॉग a बटे a माइनस एक्स हो गया। यही तो है आपका, ठीक है, तो यही आपका है। लेकिन ये जो होता है वो ई बेस पे होता है। दिक्कत क्या है, अपन को चाहिए 10 बेस पे, तो 10 बेस के लिए अपन क्या करते हैं 2.303 यहाँ लिख देते हैं, लॉग बेस 10 ये हो गया a बटे माइनस। चलो ये आपका हो गया। तो यहाँ तक आ गया आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक का सूत्र। बहुत आता है, अच्छे से नोट करिए, अच्छे से समझिए, अच्छे से दिमाग लगा के देखिए, इससे कोई मजाक नहीं करेंगे आप, ठीक है ना। हाँ, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 17वें की तरफ। ये 18वां हो गया था, 17वां मैंने इसलिए बात के बताने के लिए सोचा क्योंकि ये जो है आपका 18 से रिलेट कर रहा था, तो 18 से रिलेट करने के कारण पहले 18 बताना थोड़ा आवश्यक हो गया था। हाँ, अब देखिए 17वें को, सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की किसी अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, कौन नहीं निर्भर करता है, तो वो निर्भर नहीं करता है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु। अर्ध आयु को आप जानते हैं ना। हाँ, तो अभिक्रिया का आधा सांद्रण खत्म हो जाए तो आपकी अर्ध आयु हो जाती है, जितने टाइम में खत्म होता है वही होता है ना। चलिए इसे अपन करते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का भाई आप वेग स्थिरांक वाला अपन सूत्र उत्तर जानते हैं सब। हाँ, तो यहाँ पे लिख लो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है भाई, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अपन पढ़ के आए हैं, तो 2.303 लॉग a बटे a माइनस। अब बात आती है भाई हमें निकालना है अर्ध आयु। तो अर्ध आयु वाला कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें तो आपका t होना चाहिए t/2, t हाफ ऐसे बोलते हैं उसको, है ना। अर्ध आयु वो चीज होती है कि जब आपका x जो है आपका आधा खर्च हो चुका हो, यही तो होता है। रख दो यहाँ पे, हो गया काम। तो यहां पर आपका a आएगा 2.303 t हाफ लॉग a बटे a माइनस हाफ। लॉग बेस 10 है ये वाला, ठीक है भाई, लॉग बेस 10 कर लो यहाँ पे। और यहाँ पर आप देखेंगे a बटे 2, तो a से तो a कट गया, 2 ऊपर जाएगा। दिख रहा है ना। हाँ, लॉग बेस 10 2। प्राचीन काल में लॉग बेस 10 जो 2 होता था इसकी वैल्यू होती थी 0.3010। तो रख दो आप, तो हो जाएगा k बराबर 0.3010 टी हाफ। अगर मैं यहां से टी हाफ निकालना चाहूं तो ये आ जाएगा आपका 0.693 और बटे के। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि जो आपका के है ये आपका स्थिरांक है, वेग स्थिरांक। तो स्थिरांक तो मतलब आपका कांस्टेंट, सही से लिख जाओ, वेग स्थिरांक, ठीक। इससे तो मतलब कोई मजाक करेंगे नहीं। तो आपका टी किस पर, सांद्रता पर निर्भर। यहाँ पे सांद्रता दिख रही है कहीं पे, नहीं दिख रही, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः स्पष्ट होता है कि टी हाफ सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अंडरस्टैंड। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के पास। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। ओके, वेग स्थिरांक की गणना कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं। चलिए लिखते हैं इसे। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र, कोटि की अभिक्रिया,
तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अपन ने क्या देखा था भाई कि के जो होता है वो होता है आपका 2.303 बटे टी लॉग ए बटे ए माइनस एक्स, नीचे 10 रहता है। उसने कहा कि 40 सेकंड में वो पहले का आधा रह जाएगा, तो 40 सेकंड यानी आपका टी की वैल्यू है आपकी 40 सेकंड, एक्स की वैल्यू है ए बटे 2 रखो, तो ये हो जाएगा आपका 2.303 40 लॉग ए बटे ए माइनस ए बटे 2, 2.303 40 log 2। अब आप इसे समझ गए होंगे log 2 कैसे, ए बटे 2 हुआ, ए से ए कट गया, 2 ऊपर गया। log 2 की वैल्यू मैं अभी पिछली बार भी पढ़ाई थी, कितनी बताई थी, तो 2.30 बताई थी, तो वो रखेंगे अपन 0.3010। ओके, चलिए भाग दे दीजिए। तो जब आप भाग देंगे इसका तो ये आएगा आपका 1.73 गुणे 10 की घात -2। इसका मात्रक जो होता है वो सेकंड इनवर्स। ध्यान रखिएगा एक चीज का और, कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? सेकंड इनवर्स। याद रखना है, क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। हाँ, ध्यान से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है आपका? सेकंड इनवर्स। और शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक, यह भी देख लो, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक, पूरा लिख दे रहा हूं, है ना, देख के जाना पेपर में घर से, ठीक है, पेपर में ना ले जाना। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक सेकंड इनवर्स, ठीक, ध्यान रखना। चलिए अंतिम प्रश्न और अंतिम प्रहार न्यूमेरिकल के ऊपर पढ़िएगा, उसको सुनिएगा उसकी कहानी। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। वेरी सिंपल। तो पहले अर्ध आयु का 10 गुना होता है, ये अपन को समय जो लग रहा है 99.9%, वो अपन को दिखाना है प्रूव करके, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अपन जानते क्या है, यहाँ पे लिख लें प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगर हम यहाँ पर इसके अर्ध आयु के लिए देखें तो अर्ध आयु आपकी टी हाफ 0.693 बटे के, यही होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब अपन आगे पढ़ेंगे। हमने कहा भाई ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया से ए से आपका प्रोडक्ट पी बन रहा था। पहले आप ये आपका था मान लेते हैं भाई कि ए था, ये आपका 0 था। हमें कितना खर्च कर देना? 99.9। तो ये खर्च हो गया आपका ए का 99.9%। तो ए माइनस 99.9 है ना, तो 0.999 ए है ना, तो ये आपका कितना बनेगा? ये आपका बनेगा 0.999 ए। ओके, क्लियर? इतना यही कहानी थी ना। चलिए अब आप लिख लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे आप प्रथम, डिवाइड कर ले रहा हूं, कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या आएगा आपका? तो 2.303 बटे टी लॉग बेस 10 ए बटे ए माइनस एक्स। 2.303 समय का टी रहेगा, उस समय का पहिया चलता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
लॉग बेस 10 और ये हो जाएगा आपका a बटे a माइनस 0.999 तो ये आ जाएगा आपका 2.303 बटे टी लॉग बेस 10 a बटे और ये हो जाएगा 0.001 ए, इसे हटाओ तो एक, अरे गुणा करके 1000 बढ़ेगा है ना, ए से ए कैंसिल, 2.303 बटे टी लॉग बेस 10 इंटू 1000, ठीक है, लॉग बेस 10 1000, क्लियर इतना। चलो इसे सॉल्व करो, 303 और ये हो जाएगा लॉग बेस 10 और 1000 को लिखते हैं 10 की घात 3। ओके ओके, चलो आगे चलते हैं। तो यहां से आपका के आया 2.303 इंटू 3 लॉग 10। एक बात और सुनो, लॉग नीचे 10 ऊपर 10, अगर बेस और ऊपर वाले व्यक्ति सेम होते हैं तो उसकी जो आपकी वैल्यू होती है वो कितनी आ जाती है, वो हो जाती है आपकी 1। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2.303 गुणे 3, ये हो जाएगा आपका 1 बटे टी, ये आपका के है, क्लियर इतना। चलिए अब हमको के की वैल्यू मिल गई है, के की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, बस सब आपके काम बन गया। तो के की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, तो कैसे रखेंगे, रख दो ऐसे सीधे सीधे। तो टी हाफ बराबर 0.693 बटे 2.303 इंटू 3 बटे टी, टी आपको ऊपर जाएगा तो टी हाफ बराबर, तो ये आपका ऐसे कट जाएगा इससे, तो ये आपका आएगा, काटे दे रहे हैं 0.693, 3 का गुणा कराओ, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, तो ये नियर अबाउट 10 बार में कटा। तो यहाँ से अगर हम टी देखें तो ये आ जाएगा 10 टी हाफ। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि भाई 99.9% पूर्ण होने के लिए इसमें क्या है भाई कि अर्ध आयु के समय का 10 गुना समय लगता है, क्लियर इतना। हाँ, तो अब एक बात और सुनो, तो मैंने यहाँ पर 20 वेरी मोस्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन ले लिए, ठीक है, हर टाइप के न्यूमेरिकल्स और हर टाइप के डेरिवेशंस इसमें क्या है इंक्लूड करे गए हैं। तो अगर आप इन्हें देख के जाते हैं, अगर या फिर आप परीक्षा से पहले इनको रिवाइज करके जाते हैं तो यकीन मानिएगा वहाँ पर आपको अच्छा परफॉर्मेंस देंगे आप बढ़िया तरीके से, ठीक है। और वहाँ आपको क्वेश्चन आपको देखे देखे से लग रहे होंगे कि हाँ ये देखा है, ये बन रहा है, तो आप इसे अच्छे से करिएगा। एक बार पढ़ लीजिए, एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन मतलब देखना है केवल, ठीक है, क्लियर इतना।